अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। नॉन जेनेटिक आरएनए की हम बात कर रहे हैं। वो तीन टाइप्स के हैं बच्चों, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और भी हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, लेकिन ये तीन आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसलिए हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो मैसेंजर आरएनए पर डिस्कशन कल हुई। आज हम करेंगे बच्चों दूसरा किस्म का आरएनए जो है टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टी आरएनए। इसकी परसेंटेज बच्चों 10 to 15% है। Percentage of tRNA in cell is 10 to 15%। ठीक, फ्रांसिस क्रिक ने ये प्रपोज किया था कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो लिंक करे मैसेंजर आरएनए में मौजूद कोडॉन्स, ठीक, और पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद अमीनो एसिड्स को। इन दोनों को लिंक करने के लिए एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए, और वो मॉलिक्यूल बच्चों हैं ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए इज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल जो लिंक करता है मैसेंजर आरएनए की कोडॉन्स को पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ लिंक करता है। इन दोनों के बीच में ये एडेप्टर मॉलिक्यूल है, कौन? टीआरएनए। तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं आपके लिए। टीआरएनए जो है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है ड्यू टू बेस पेयरिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। याद है आपको बताया गया था कि आरएनए मॉलिक्यूल या आरएनए वैसे तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन समटाइम्स इट मे आल्सो फॉर्म डबल स्ट्रैंड। तो उसका एग्जांपल आपको ये टीआरएनए है। एक मॉडल दिया था बच्चों क्लोवर लीफ मॉडल नाम के। क्लोवर लीफ मॉडल यानी टीआरएनए की स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ की तरह है। ये मॉडल दिया था हॉली ने, एक साइंटिस्ट था हॉली 1965 में। तो ये कभी पूछा जा सकता है, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए वाज गिवन बाय हॉली 1965। ठीक है, तो अब हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ सके। वही क्लोवर लीफ मॉडल ही हम यहाँ बना रहे हैं। ये जो बेस पेयरिंग हो रहा है कॉम्प्लीमेंट बेसिस के दरमियान, इसी वजह से इन रीजन्स में बच्चों डबल स्ट्रैंड बन रहा है। इनको आर्म्स कहते हैं, आर्म्स ऑफ टीआरएनए। इनके अलग अलग नाम है। तो ये उसकी 5 प्राइम एंड है, ये उसकी 3 प्राइम एंड है। इस 3 प्राइम एंड पर 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हमेशा मौजूद होता है। वो है CCA, ये 3 प्राइम एंड है इसका। CCA, ये 3 प्राइम एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड हमेशा मौजूद होती है। तो ये है बच्चों टीआरएनए की स्ट्रक्चर। इस आर्म को, इसके 4 आर्म्स है। टीआरएनए हैज 4 आर्म्स। ये जो आर्म है बच्चों, इसको कहते हैं हम एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म, यही वो आर्म है जो एक्सेप्ट करता है अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड कंबाइन होती है टीआरएनए के साथ इस 3 प्राइम एंड के साथ, इसलिए इस आर्म को कहते हैं बच्चों एक्सेप्टर आर्म। ये आर्म है, कहते हैं इस आर्म को कहते हैं बच्चों टी साई सी आर्म। टी साई सी आर्म, ये साई एक ग्रीक नोटेशन है। टी साई सी आर्म, TSI इसको कहते हैं साई, टी साइसियम।
तो क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफाइड बेस हैं सीडोयूरिडीन नाम के, सीडोयूरिडीन और राइबोथाइमिडीन नाम के मॉडिफाइड बेसिस इस लूप में, इस आम में है। इसलिए सीडोयूरिडीन की प्रेजेंस की वजह से इस आम को टी साई सी आम कहते हैं। साई मीन्स सीडोयूरिडीन। ये आम, इस आम को कहते हैं बच्चों DHU आम, DHU आम, DHU आम। इसमें भी एक मॉडिफाइड बेस है, उसको कहते हैं हम डाइहाइड्रोयूरिडीन। इसमें एक मॉडिफाइड बेस मैं यहां लिखता हूं, डाइहाइड्रोयूरिडीन नाम की एक मॉडिफाइड बेस है इस आम में। इसी की वजह से इसको हम DHU डाइहाइड्रोयूरिडीन आम भी कहते हैं, इस डाइहाइड्रोयूरिडीन मॉडिफाइड बेस की प्रेजेंस की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आम जो है ज्यादा जरूरत पड़ेगा हमको, ये है बच्चों एंटीकोडॉन आम, एंटीकोडॉन आम। और इस लूप को, ये जो लूप बन रहे हैं यहां पर, इसको हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं, एंटीकोडॉन लूप। तो यहां नाम से ही पता चल जाता है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंटीकोडॉन, कोडॉन की अपोजिट, यानी कोडॉन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है इस लूप में होते हैं बच्चों। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ एग्जांपल लेंगे एक mRNA की। इनिशिएशन कोडॉन आपको मालूम है क्या है, AUG, और आपको ये भी मालूम है कि AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन। तो AUG कोडॉन है, AUG इज कोडॉन। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपकी mRNA है। तो इस कोडॉन को रीड करने वाला जो रीजन है tRNA का, उसी को हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कोडॉन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस इस एंटीकोडॉन लूप में होते हैं। तो A की कॉम्प्लीमेंट्री U, U की कॉम्प्लीमेंट्री A, G की कॉम्प्लीमेंट्री C। तो UAC एंटीकोडॉन है, यहां लिखता हूं मैं, ये है एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन। UAC इज एंटीकोडॉन, AUG इज कोडॉन। तो कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग होता है किस और किस के बीच, एंटीकोडॉन प्रेजेंट इन द एंटीकोडॉन लूप एंड कोडॉन प्रेजेंट इन द mRNA, इनके दरमियान बेस पेयरिंग होता है। ये आपको आगे काम में आएंगे, आप याद रखना। तो यहाँ बेस पेयरिंग होती है। और आपको पता है बच्चों, वोबल हाइपोथेसिस के हिसाब से ये जो आप इसको नंबरिंग करते हैं हम 5 प्राइम से, तो ये 1 2 3, इसका 5 प्राइम ये है, तो 1 1 2 3। तो एंटीकोडॉन का थर्ड और कोडॉन का फर्स्ट, एंटीकोडॉन का सेकंड और कोडॉन के सेकंड, इन दो बेसिस के दरमियान बेस पेयरिंग जो है वो स्ट्रिक्ट होती है अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक। जो बेस पेयरिंग कहते हैं वो है स्ट्रिंजेंट बेस पेयरिंग होती है। लेकिन जो फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन एंड थर्ड बेस ऑफ कोडॉन, इनके दरमियान जो बेस पेयरिंग है वो फ्लेक्सिबल है, वो वबल करता है। वबल मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ये किसी और दूसरे बेस के साथ भी बेस पेयरिंग कर सकता है। तभी इसी वजह से जेनेटिक कोड में डिजेनरेसी आती है, आपको पता है। ठीक है, तो छोड़ो उसको आप। तो ये एंटीकोडॉन लूप और मुख्तलिफ रीजन्स आपको बताया गया किसके, tRNA के। और यहाँ पर एक और छोटा सा आम है बच्चों, इसको कहते हैं वेरिएबल आम। ये वेरिएबल आम कहलाता है, वेरिएबल आम, वेरिएबल आम कहलाता है। तो मेन इंपॉर्टेंटली एक्सेप्टर आम, जिसके साथ कंबाइन होती है अमाइनो एसिड। ये टी-साइसी आम, सीडोयूरिडीन या राइबोथाइमिडीन जिसमें होता है टी-साइसी आम, ये राइबोसोम के साथ बाइंडिंग करने में हेल्प करती है। ये एंटीकोडॉन आम, ये है DHU आम। दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ tRNA। और tRNA का एक क्लोवर लीफ वाला मॉडल दिया था हॉली ने 1965 में, ये आपको बताया गया। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, तो याद रखना यहाँ पर जितने अमाइनो एसिड हैं, कितने अमाइनो एसिड हैं, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। हर अमाइनो एसिड के लिए पर्टिकुलर tRNA है। देयर आर एट लीस्ट 20 डिफरेंट tRNA मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। लेकिन आपको मालूम है कुछ tRNA मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं
जो सेम अमाइनो एसिड को कैरी करता है, ठीक, उनको हम आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए कहते हैं। इसके बारे में कल आपको बताया गया था। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट जो आरएनए मॉलिक्यूल है जो हमको प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होगी वो है राइबोसोमल आरएनए। क्या है बच्चों? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, शॉर्ट में इनको हम आरएनए के नाम से जानते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है सेल के अंदर, वो है बच्चों 80%। 80% ऑफ सेलुलर आरएनए बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, राइबोसोमल आरएनए। 80% की परसेंटेज है। राइबोसोमल आरएनए बच्चों कंपोनेंट है राइबोसोम की, कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम एक नेकेड ऑर्गेनल है बच्चों, आपको पता है। इनको हम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी कहते हैं, या वर्क बेंच ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होती है? अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। वो काम करने के लिए जो साइट है, जो जगह है, वो है बच्चों राइबोसोम। तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आर द वर्क बेंच ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या वर्क बेंच फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी आप कह सकते हो, या दीज आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी आप कह सकते हो। इस राइबोसोम को बनाने में इस्तेमाल होती है राइबोसोमल आरएनए। तो बच्चों राइबोसोम दो चीज से मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर राइबोसोम बनती है। एक ये राइबोसोमल आरएनए और दूसरा है प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी इनको कहते हैं हम, क्योंकि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कौन? राइबोसोम। तो आप देखेंगे कि राइबोसोम में ये आरएनए जो है कैसे कंपोनेंट बनता है, और ये राइबोसोम कितने किस्म के हम देखेंगे। बच्चों राइबोसोम बनता है क्या? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से कंबाइन होकर। तो यूकैरियोट्स में एक खास जगह है जहां से राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, वो है बच्चों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक खास रीजन है न्यूक्लियोलस, वहां से बनता है राइबोसोमल आरएनए। और उन्हीं राइबोसोमल आरएनए के साथ प्रोटीन कंबाइन होकर, प्रोटीन असेंबल होकर राइबोसोम की सब यूनिट्स बनते हैं, वही न्यूक्लियोलस में ही। तो न्यूक्लियस में राइबोसोम के सब यूनिट्स बनने के बाद ये राइबोसोमल सब यूनिट्स फिर बाहर आ जाती है थ्रू न्यूक्लियर पोर इन द साइटोप्लाज्म, जहां पर ये राइबोसोमल सब यूनिट्स कंबाइन होकर कंप्लीट राइबोसोम बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस, एंड दिस राइबोसोमल आरएनए then combines with proteins to form ribosomal subunits in the nucleolus. They are then transported into the cytoplasm where they are used for protein synthesis. तो बच्चों राइबोसोम सेल के अंदर दो किस्म के होते हैं, ठीक, यूकैरियोट्स में हम बात कर रहे हैं। दो किस्म के राइबोसोम है। एक राइबोसोम है जो फ्री है, दूसरा राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। उसकी अटैचमेंट की वजह से उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अटैच्ड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम हर एक जो है अलग अलग किस्म के प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। वो अलग टॉपिक है, अलग जगह पर इंशाल्लाह आप मौका हो तो बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी अलग अलग किस्म के राइबोसोम है। राइबोसोम ही वो ऑर्गेनल है जो यूकैरियोट्स में भी मौजूद होती है और प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होती है। तो पहले नजर मारेंगे इनके राइबोसोम पर। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो है बच्चों एटीएस राइबोसोम। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है एटीएस है बच्चों। ये जहां एस है, ये एस है, आपको दिखाई दे रहा है एस। ये एस स्टैंड्स फॉर सेवर्टबर्ग यूनिट। सेवर्टबर्ग यूनिट इनको कहते हैं, सेवर्टबर्ग यूनिट। ठीक, तो ये सेवर्टबर्ग यूनिट के जरिए हम
मेजर कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितनी रेट पे सेडिमेंट होती है। हाउ ए मॉलिक्यूल सेडिमेंट्स ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेडिमेंटेशन रेट जो है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का, हम सेवडबर्ग यूनिट के जरिए मेजर करते हैं। तो एस स्टैंड्स फॉर सेवडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ राइबोसोम हियर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यहाँ साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ATS मींस द साइज ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम, ATS। तो हर राइबोसोम, चाहे वो यूकैरियोटिक राइबोसोम हो या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होती हैं। तो ATS राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स हैं बच्चों, एक है 60S, एक है 40S। तो ये बड़ा लार्जर सब यूनिट कहते हैं, सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट कहलाते हैं, सब यूनिट। ये स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, दोनों कंबाइन होकर ATS राइबोसोम बनता है। यहाँ अगर बनाएंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसकी, तो ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है। दोनों कंबाइन होकर राइबोसोम बन जाते हैं, कंप्लीट राइबोसोम। ठीक, तो 60S और 40S अगर जमा करेंगे तो 60, 40, 100 बन जाती है। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पर ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है, दे आर नॉट एडिटिव, एडिटिव नहीं है। ये सिंपली एडिशन करके ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब राइबोसोम के सब यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाती है तो सरफेस एरिया जो अलग अलग अगर हम काउंट करेंगे तो ज़्यादा होती है, कॉम्बिनेशन में अगर हम काउंट करेंगे तो सरफेस एरिया में थोड़ी कमी आती है उसके कंपैरिजन में जब ये अलग अलग थे। तो उस सरफेस एरिया की कमी की वजह से ये एडिटिव नहीं होता, क्योंकि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी सेडिमेंटेशन रेट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ ए सबस्टेंस। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, साइज ज़्यादा होगी, उतनी सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाती है। तो छोड़ो 60S और 40S ATS बनती है, ये एडिटिव नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये 60S राइबोसोम में, क्योंकि आपको पहले बताया गया था कि राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है ये राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स के बने हैं। तो बच्चों जो 60S सब यूनिट है, इसमें जो 3 किस्म के इसमें राइबोसोमल RNA होती है, एक 28S, एक 5.8S और एक 5S। ये 3 किस्म के राइबोसोमल RNA होती है 60S में, ठीक, प्लस इसके साथ 49, यहां लिखता हूं मैं, प्लस 49 प्रोटीन्स होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स, 49 different kind of proteins plus these 3 types of ribosomal RNA, they combines to form 60S, larger subunit of eukaryotic ribosome। उस तरह से जो 40S है, 40S में एक ही राइबोसोमल RNA होता है, वो है बच्चों 18S। 18S का एक RNA होती है और उसके साथ 33 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है, 33 प्रोटीन। 18S RNA, राइबोसोमल RNA और 33 डिफरेंट प्रोटीन्स कंबाइन होकर स्मॉलर सब यूनिट बनती है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से फिर ATS कंप्लीट राइबोसोम बनती है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA जो यूकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है बच्चों 70S। 70S टाइप की प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक है, तो जब ये 70S जो है कंप्लीट राइबोसोम की साइज है और इनको अलग अलग करेंगे, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, तो लार्जर सब यूनिट होती है 50S की, 50S की, और स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S की, 30S। 50S 30S, स्मॉलर सब यूनिट 30S, लार्जर सब यूनिट 50S। अगर इसमें हम राइबोसोमल RNA की बात करें तो इसमें 2 किस्म के राइबोसोमल RNA होती है, एक है 23S और एक होती है 5S। 23S एंड 5S राइबोसोमल RNA होती है और प्लस 31 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है। 31 प्रोटीन्स,
23S राइबोसोमल आरएनए, 5S आरएनए, ये सब कंबाइन होकर लार्जर सबयूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनता है। 30S सब यूनिट में एक ही किस्म के राइबोसोमल आरएनए होती है, वो होते हैं बच्चों 16S राइबोसोमल आरएनए, और इसी के साथ 21 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। तो 21 डिफरेंट प्रोटीन्स एंड 16S राइबोसोमल आरएनए combines to form similar subunit 30S, 31 different proteins, 23S ribosomal RNA, 5S ribosomal RNA. These three components combines to form 50S. 50S 30S कंबाइन होकर कंप्लीट राइबोसोम बनती है 70S की। ठीक है बच्चों, ओके, ये आप समझ आ गया कि राइबोसोमल आरएनए क्या है। राइबोसोमल आरएनए? राइबोसोमल आरएनए आर द कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, वर्कबेंच फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब 3 किस्म के आरएनए मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, उनकी हमने डिस्कशन की, उनके बारे में हमने पता लगा। अब हम आगे मूव करेंगे बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये टॉपिक हमारा बदल जाएगा। अब हम लिखेंगे यहां पर ट्रांसलेशन। हमारे पास टाइम है 2-3 मिनट, यहां पर बात करेंगे ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन में होता क्या है बच्चों? ट्रांसलेशन में अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होती है, पॉलीमराइज होती है, कंडेंस होती है और बन जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। मगर ये डिफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन जो होगा वो हैफाजर्ड नहीं होगा, वो रैंडम नहीं होगा, वो अकॉर्डिंग टू द मैसेज होगी। और वो मैसेज किस में होंगे? मैसेंजर आरएनए में, अकॉर्डिंग टू द कोडॉन्स होंगे। तो हम इस तरह से ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन अकॉर्डिंग टू द मैसेज, अकॉर्डिंग टू द कोडॉन्स प्रेजेंट इन द एमआरएनए। तो एमआरएनए की कोडॉन्स के हिसाब से अमाइनो एसिड्स का आपस में कंबाइन होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनना, प्रोटीन बनना, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होती है? इसमें जो कोडेड इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए में होती है, जो ट्रांसक्राइब होकर आ गया है डीएनए से, अब वो डिकोड होगी, वो ट्रांसलेट होगी। ट्रांसलेशन मतलब बताना। आप अगर हिंदी की ट्रांसलेशन उर्दू में करेंगे तो हिंदी की वर्ड्स के मतलब उर्दू में बताया जाएगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर जो कोडेड इंफॉर्मेशन है एमआरएनए में, वो अब डिकोड होगी, वो ट्रांसलेट होगी इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। एक तरफ से कह सकते हैं जो 4 लेटर लैंग्वेज है किसका? नाइट्रोजनस बेसिस का एमआरएनए में, वो अब डिकोड होगी इन द फॉर्म ऑफ 20 लेटर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। तो ये भी एक डेफिनेशन बन सकता है, लेकिन ये आप याद रखना, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनना ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन पहले बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, यही पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में प्रोटीन बनेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन अकॉर्डिंग टू द, या एज पर द, या अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ठीक, या मैसेज। कौन सा इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द mRNA is called translation या प्रोटीन सिंथेसिस इसको कहते हैं। तो mRNA में वो मैसेज किसके फॉर्म में? कोड्स के फॉर्म में, कोडॉन्स के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। और पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में जोड़ेगा और कितने नंबर में जोड़ेगा? द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, जो हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो
डिटरमाइन होती है, वो डिक्टेट करता है, वो डिफाइन करता है by the sequence of bases, sequence of codons in the mRNA. Sequence of codon in the mRNA dictates या defines या determines the sequence of amino acids in the polypeptide chain, which we call as primary structure of protein. ये आपको याद रखना है बच्चों कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है और नंबर कितने होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो mRNA डिटरमाइन करती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहला जो प्रोसेस होती है, तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। 4 स्टेज में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की स्टेज। तो पहला है बच्चों एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। दूसरा इनिशिएशन, तीसरा इलोंगेशन और चौथा टर्मिनेशन। इन 4 स्टेज इसमें मुकम्मल हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस। ये चारों स्टेजेस इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।